हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है टीचर्स यूनिवर्सिटी मेरठ में जो बीए, बीकॉम, बीएससी सेकेंड ईयर में जो सिलेबस है स्पेशली है, तो ये सबके लिए बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड के लिए। लेकिन ये जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये बीए, बीकॉम, बीएससी सेकेंड ईयर का एक्चुअली जो सिलेबस है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का, ये कुछ लगभग 300 प्लस न्यूमेरिकल में 300 प्लस एमसीक्यूज मैं आपको इसमें दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो कल बच्चों आपका एग्जाम है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और मैं आप प्रे करता हूँ भगवान से कि आपके क्वेश्चन पेपर सारे बढ़िया तरीके से हों और आप लगभग कम से कम 70 प्लस जो है 70% से ज़्यादा जो है कम से कम मार्क्स जरूर लें सभी आपके एग्जाम में। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका भारतीय संस्कृति का एग्जाम होगा, तो मैं आपके साथ बना रहूँगा, आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन हिंदी में या इंग्लिश में, यानी मैं बार बार कमेंट बॉक्स में मैसेज देता हूं कि बच्चों आप प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट विजिट करने। वो बात अलग है कि मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की एक ही प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है ना, जब कभी टाइम मिलेगा तो मैं अलग अलग कर दूंगा, फिलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आपने देखा होगा कि सुबह मेरी मॉर्निंग और इवनिंग में कॉलेज में ड्यूटी थी, उसके बावजूद भी मैंने 3 वीडियो आपको दी। ठीक है, स्पीड भी बहुत ज़्यादा रखी थी। और मैं अभी थोड़ी देर पहले घर आया, अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, तो मैंने सोचा कि पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूं, जैसे कि मेरा आपको वादा था कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर सीएस यूनिवर्सिटी के मैं 2 दिन पहले पूरी यूनिट वाइज करा चुका हूं, आप मेरी प्लेलिस्ट में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंड ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर करा चुका हूँ और 300 मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी दे चुका हूं। ठीक है ना, 300 क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर का भी दे दिया, सेकेंड ईयर का भी दे दिया और थर्ड ईयर का भी दे दिया। कुछ बच्चों का कहना था कि सर कि कुछ नए क्वेश्चंस दे दिए, तो अब हर यूनिट में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सेलेक्ट किए हैं, जो यूनिवर्सिटी में आए हुए भी हुए हैं और जो कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो आप तीनों ईयर के लोग जो हैं बच्चे उनकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात और, मैं जो मेन पेपर आपके होंगे बीकॉम के तीनों ईयर के, एमकॉम के, एमए इकोनॉमिक्स के, ठीक है, एमकॉम खासकर सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज, बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स और बीए थर्ड ईयर खासकर आपका समाजशास्त्र जो है ना, सोशल रिसर्च मेथड, ये क्योंकि मेरा पेपर है तो इसलिए रिसर्च मैथोलॉजी है एमकॉम एमबीए में ये पेपर, तो इसलिए बीए में सोशल रिसर्च मेथड के नाम से। तो मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है बेटा, गलती हो सकती है क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो आंसर की है मैं उसके हिसाब से ही आंसर देता हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आप कोई बुक स्टडी कर रहे हैं वो अलग है और मेरे पास जो मैटर है वो अलग है, तो गलती की संभावनाएं हो सकती हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर आप स्टडी कर रहे हैं अदर बुक्स से तो बहुत अच्छी बात है, तो गलती हो सकती है, गलती की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें गलती ना हो। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, श्वसन क्रिया का प्रमुख अंग है फेफड़ा। वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले रुधिर में स्थित पदार्थ का नाम है हीमोग्लोबिन। श्वसन तंत्र के मुख्य अंग होते हैं, देखिए, नाक, फेफड़े और ट्रेकिया। ठीक है, सही आंसर है उपयुक्त सभी। सबको रक्त देने वाला रक्तदाता किस समूह से होता है, तो वो होता है ओ। ठीक है, और ओ में भी ओ पॉजिटिव। सामान्य व्यक्ति का रक्त दबाव यानी कि जो बीपी होता है ना, ब्लड प्रेशर, तो जो हाई होता है वो 120 और जो लो होता है वो 80। ठीक है, अगर 120 से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई है, और अगर 80 से कम हो तो हम कहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो है। ठीक है, तो ना 80 से कम होना चाहिए और ना 120 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, तो mmHg जो है इसकी यूनिट होती है। रक्त है एक उत्तक। नाक अंदर जाने वाली हवा को करता है, ठीक है, गर्म, साफ और आर्द्र बनाना। तो ऑप्शन डी
करेक्ट है आपका उपयुक्त सभी। रक्त को ऑक्सीजन मिलती है किससे? फेफड़ों से। रक्त का थक्का बनने के लिए निम्न में से आवश्यकता होती है किसकी? कैल्शियम की। सांस छोड़ना कहलाता है क्या? एक्सपिरेशन। चलिए क्वेश्चन 10 है आपका, सांस छोड़ना कहलाता है एक्सपिरेशन। मनुष्य का हृदय कितने कक्षों का बना होता है? इंग्लिश में हम इसे चैम्बर बोलते हैं, तो वो है आपके 4। हृदय का कौन सा भाग फेफड़ों से ऑक्सीजन से भरपूर रक्त प्राप्त करता है? बायां भाग। जो लोग 3000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं उनके फेफड़े मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों से, ठीक है, फॉन्ट साइज छोटा कर रहा हूं ताकि वर्ड मिसिंग ना हो, ठीक है, लोगों से होते हैं, थोड़े छोटे। पाचन तंत्र के अंग हैं, देखिए दांत, जीभ और लार ग्रंथियां, है ना, सही आंसर है उपयुक्त सभी। स्वाद कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो वो होती हैं आपकी 4। लार कितने प्रकार की होती है? 2। भोजन आमाशय तक पहुंचता है, आमाशय नली के द्वारा। छोटी आंत की लंबाई होती है 6.5 मीटर। हृदय की पेशियां होती हैं अनैच्छिक, है ना, वॉलंटरी। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? तो वो होती हैं आपकी 600 से अधिक। हृदय पेशियां पाई जाती हैं हृदय की दीवारों पर। मानव की इच्छा पर निर्भर गति एवं कार्य करने वाली मांसपेशियां हैं, वो होती हैं ऐच्छिक मांसपेशी। अनैच्छिक पेशियां निम्नलिखित में से किसकी रचना में पाई जाती हैं? देखिए हृदय की, आमाशय की और आंत की, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी की। ऐच्छिक पेशियों का कार्य है, देखिए चलना और आंखें खोलना और मुंह में चबाकर निकल जाना, है ना, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। चलिए अनैच्छिक पेशियों का कार्य है सांस लेना। बड़ी आंत की लंबाई होती है, तो बच्चों वो होती है 1.5 मीटर। जहां छोटी आंत से बड़ी आंत मिलती है उस भाग को क्या कहते हैं? अपेंडिक्स, ठीक है। आहार नली की लंबाई होती है 9 मीटर। पित्त रस का निर्माण करता है यकृत। एनाटॉमी किस भाषा से बना है? ग्रीक से। मानव शरीर रचना के संचालन का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर की क्रियाओं के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है शरीर क्रिया विज्ञान। मानव शरीर में लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है? बेटा 65% भी होता है, कहीं पर यूनिवर्सिटी ने 70% भी दे रखा है, ठीक है ना, 65 और 70, और कहीं कहीं पर यूनिवर्सिटी ने 75 भी दे रखा है, तो 75 से ज़्यादा नहीं होता और 65 से कम नहीं होता। तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, 65, 70 और 75 अगर ऑप्शन दे रखे हैं आपको तो आप उसी पे टिक लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ 65 दे रखा है तो आप 65 के हिसाब से टिक लगाएंगे। जीवित वस्तु की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। जिस विज्ञान में मानव शरीर की संरचना व अंगों के बनावट की विवेचना की जाती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं शरीर रचना विज्ञान। किस विज्ञान में मानव शरीर के अंगों की कार्य करने की प्रणाली का अध्ययन किया जाता है? तो शरीर क्रिया विज्ञान। मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होती है कोशिका। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक ने। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, फुल नेम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। कृत्रिम जीन की खोज की थी हरगोविंद खुराना। मानव की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है अंडाणु।
मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। कपाट में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 8। कोशिका का कलेक्टर किसे कहते हैं? केंद्रक को। एक मनुष्य के कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। अगर जोड़े दिया होगा तो वहां पर आप 23 लिखेंगे, और कितने गुणसूत्र होते हैं तो 46 है ना, एक जोड़े में 2 होते हैं। एक गुणसूत्र में जीन की संरचना होती है लगभग 3000। एंजाइम निम्न में से बने होते हैं, किससे? प्रोटीन से। आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं जीन्स। कोशिकाओं की लंबाई व चौड़ाई की मापन इकाई होती है माइक्रोन। एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को कहते हैं उत्तक। शरीर को आकार प्रदान करती है मांसपेशियां। मांसपेशियों एवं हड्डियों को जोड़ने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? उत्तक। ऐच्छिक पेशीय उत्तक कहाँ पाया जाता है? अस्थियों पर। अस्थि के बीच की नलिका को कहते हैं हैप्सियन नलिका। वयस्कों में दांतों की संख्या होती है 32। जॉइंट्स हिंदी में संधियां कहते हैं, मुख्यतः निम्न प्रकार की होती हैं। दो या दो से अधिक संधियों के मिलने को कहते हैं संधि। विटामिन डी की कमी से हड्डियों के टेढ़े होने का रोग होता है, ठीक है, रिकेट्स। ध्यान रखना, आपने रिकेट्स अक्सर सुना होगा, बार बार मैंने कई दिन से पढ़ाया है। तो जब हड्डियां तिरछी हो जाती है ना, तो उसको हम रिकेट्स कहते हैं। तिरछी मतलब टेढ़ी हो जाती है, तो उसको हम रिकेट्स कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मांसपेशियों का अध्ययन निम्न शाखा के अंतर्गत किया जाता है मायोलॉजी। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33। पसलियां कितनी संख्या में होती हैं? 24। कंठ की हड्डी की संख्या कितनी है? 1। कंठ की हड्डी को कहते हैं हायड बोन। जबड़े की कितनी अस्थियां हैं? 7। शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर, कई बार आया है ये क्वेश्चन। रीढ़ की हड्डी जिसे हम स्पाइनल बोलते हैं को कितने भागों में बांटा गया है? 5। अस्थियों यानी कि बोन्स है ना का अध्ययन निम्न शाखा के अंतर्गत किया जाता है ऑस्टियोलॉजी। कपाल की अस्थियों में किस प्रकार की संधि होती है? अचल संधि। घुटने में कौन सा द्रव जो तरल होता है वो भरा होता है? वो होता है साइनोवियल, ठीक है। बॉल एवं सॉकेट जोड़ कहां पाया जाता है? शोल्डर में, है ना, कंधे में। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। कूल्हे में कौन से प्रकार का जोड़ पाया जाता है? बॉल एवं सॉकेट। शरीर में गति किससे उत्पन्न होती है? मांसपेशियों के। देखिए ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक है ना, संकुंचन से भी और प्रसार से भी। पेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है मायोसिन। शारीरिक थकान से निम्न में से एसिड का संबंध होता है लैक्टिक एसिड। पेशियों का संकुंचन माप यंत्र को कहते हैं मायोग्राफ। श्वसन क्रिया में हम अंदर लेते हैं गैसों का मिश्रण। प्राणवायु का नाम दिया जाता है ऑक्सीजन को। स्वस्थ व्यक्ति की प्रति मिनट श्वसन दर होती है 15 से 18 बार, मतलब कि एक बार में व्यक्ति जो है 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। ये बच्चों क्वेश्चन 80 है ना, गलती से 15 लिख दिया है। मानव शरीर का जटिलतम तंत्र कौन सा होता है? परिसंचरण तंत्र। एक स्वस्थ मनुष्य की जीवन धारिता होती है औसत 5000। अधिक हानिकारक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन क्रिया में निम्न पेशी मदद करती है डायफ्राम। हृदय निम्न प्रकार की मांसपेशी से बना होता है हृदय पेशी। हृदय का वजन होता है वैसे 250 ग्राम, लेकिन 250 से 300 ग्राम भी यूनिवर्सिटी ने दे रखा है, और 250 से 300 ग्राम भी दे रखा है ना, 300 ग्राम और 250 से 300 ग्राम और 250 से 320 ग्राम, ठीक है। रक्त में होते हैं देखिए WBC भी और RBC भी, है ना।
व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? खून की कमी से, ब्लड की, है ना, रक्त अल्पता का रोग निम्न के कारण होता है, किसकी? आरबीसी की कमी से, ठीक है। निम्न में से पाचन तंत्र का अंग नहीं है। फेफड़ा। लार की ग्रंथियों में निम्न एंजाइम पाया जाता है। टॉयलिन। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 इंच। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है यकृत। तंत्रिका कोशिका का नाम है न्यूरॉन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क। संरचना देने का कार्य निम्न करती है सुषुम्ना। अंतःस्रावी ग्रंथियों में मास्टर ग्रंथि कहलाती है पीयूष। मानव ढांचे के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है शरीर रचना विज्ञान, ठीक है। बच्चों शायद ये, अच्छा हाँ ठीक है, बीच के क्वेश्चन मैंने गायब कर दिए हैं क्योंकि वो मैं एक्चुअली करा चुका हूँ आपको, है ना। वो यूनिवर्सिटी में आए हुए थे सारे क्वेश्चन, तो वो मैं करा चुका हूँ। ये सारे जो हैं नए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। चलिए, मांसपेशियां हमारे शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा होती हैं? 45%। मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मांसपेशी नहीं है? तो वो है पैरों की मांसपेशी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी हमारी इच्छा शक्ति से कार्य नहीं करती? हृदय मांसपेशी। मांसपेशियां किसकी सहायता से अस्थियों के साथ जुड़ी होती हैं? टेंडन। मांसपेशियों में संकुचन शक्ति प्रदान करने का कार्य करते हैं धागे। रक्त संस्थान की रक्त वाह या रक्त प्रवाह नलियां निम्नलिखित में से एक नहीं है। फेफड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर की जीवाणुनाशक शक्ति प्रदान करता है? श्वेत रक्त कणिका, है ना, व्हाइट ब्लड सेल, जो भी WBC आया था, ठीक है। कठोर व्यायाम करने पर रक्त का दबाव अधिकतम पहुंच जाता है 180 mmHg। फेफड़ों में वायु को अंदर ग्रहण करने की क्षमता को नापा जाता है स्पाइरोमीटर से, ठीक है बच्चों। तो ये जो है आपकी यूनिट फर्स्ट के बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको दिए। अब यहाँ से मैं कुछ यूनिट सेकंड के आपको न्यू क्वेश्चन दे रहा, ठीक है बच्चों। मैं अपनी तरफ से बच्चों को सेटिस्फाइड करने की हर तरीके से कोशिश करता हूँ, हिंदी में, इंग्लिश में, प्रैक्टिस सेट, मॉडल टेस्ट पेपर, है ना। अब फिर भी अगर कुछ कमी रह जाए तो उसमें लिए तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जो है कभी बच्चे कहते हैं होम साइंस का करा दो, कभी बच्चे कहते हैं संस्कृत का करा दो, कभी बच्चे कहते हैं पॉलिटिकल साइंस का करा दो। तो बेटा इतना संभव नहीं हो पाता इतने कम दिनों में, है ना। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि कंपटीशन में आप मेरे साथ बने रहिएगा, कंपटीशन की तैयारी मैं कराऊँगा, ठीक है। आपकी जो है बैंक PO की, RRB की, SSC की, है ना, UP पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए, यूनिट सेकंड, है ना, देखिए ये सिलेबस दे रखा है आपका और अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, ठीक है। क्वेश्चन 1 है कि समाजशास्त्र उन अंतः क्रियाओं का अध्ययन है जो जीवित प्राणियों के संबंध से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यह कथन जो है वो किसका है? गिलिन एवं गिलिन का। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? गिडिन्स की। समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र की विषय वस्तु है सामाजिक तथा असामाजिक घटनाएं। समाजशास्त्र के जनक काम्पटे, ठीक है, अगस्त काम्पटे पूरा नाम है, का जन्म किस सन में हुआ था? 1798 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की विशेषता है? तो वो होती है सामूहिक अभिव्यक्ति। संस्था के नियम व उपनियम होते हैं, तो वो होते हैं केवल 2 पीढ़ियों तक सीमित, ठीक है। संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी थी? तो वो कर रही थी मर्टन ने। सामाजिक नियमों के संग्रह को कहते हैं
संस्था कहते हैं। ठीक है। मॉडर्न सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं कोल्टनर। खेलों से निम्न में से किस गुण का विकास होता है? देखिए, अनुशासन का भी, आज्ञा पालन का भी और मानसिक सुफुर्ती का भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। खेलों का स्वर्ण युग कहां पर शुरू हुआ था? यूनान में। यूनान के किस राज्यों का नाम खेलों से जुड़ा था? देखिए, स्पार्टा का भी और एथेंस का भी है ना, तो ए और बी दोनों हैं। स्पार्टा में मुख्य खेल थे घुड़दौड़। एथेंस में कौन सा खेल लोकप्रिय था? जिम्नास्टिक। एथेंस में किस देवता को खुश करने के लिए खेलों का आयोजन किया जाता था? वो था जियस। ठीक है। रोम में प्रमुख खेल थे, देखिए आपका रथ की दौड़ और ग्लैडिएटर। ठीक है, ये दोनों थे आपके। नेक्स्ट है, जर्मनी में जिम्नास्टिक का ग्रैंडफादर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गट्स मुथ्स को। ठीक है। स्वीडन में शारीरिक विज्ञान के इतिहास में किसका नाम सर्वप्रथम आता है? फर हेरिक लिंक। अमेरिका में किस खेल कूद में बहुत योगदान दिया? वो दिया YMCA। अमेरिका में बास्केटबॉल की खोज हुई। ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन आता कि बास्केटबॉल की खोज कब, कहां हुई, किस देश में हुई, ठीक है, तो वो हुई अमेरिका में। जैसे क्रिकेट की हुई इंग्लैंड में है ना, फादर ऑफ क्रिकेट जो कहा जाता है वो इंग्लैंड के कंट्री को कहा जाता है। ठीक है। चलिए, तो वो हुई 1891 में। वॉलीबॉल की खोज की, ठीक है, देखिए जेम्स स्मिथ और विलियम जे मॉर्गन। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से खेल प्रिय थे? नृत्य, तैराकी और मुक्केबाजी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। वैदिक काल में खेल खेले जाते थे, देखिए कुश्ती भी, शिकार भी और डैगर के साथ लड़ना। ठीक है। मुगल काल के लोकप्रिय खेल थे, देखिए कबूतर उड़ाना, हंटिंग और चेस। ठीक है, शतरंज खेलना, चेस को हिंदी में शतरंज खेलना बोलते हैं। तो उपयुक्त सभी। ठीक है। किस देश को एशियन गेम्स शुरू करवाने का श्रेय दिया जाता है? भारत को। राष्ट्रीय एकता है, देखिए एक धीमी प्रक्रिया भी है, ठीक है, और लगातार चलने वाली प्रक्रिया भी है। तो सही आंसर है ए और बी दोनों। ठीक है। खेलों से विकास होता है किसका? उदर मानसिकता का भी नहीं होता और एकजुट की भावना का भी नहीं होता। ठीक है, तो सही आंसर है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ठीक है, सत्य। और यह कथन किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। सॉरी, अरस्तु ने नहीं कहा था। ठीक है। शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद के कार्यक्रम अधिकांशतः कैसे होते हैं? सामूहिक। स्पर्धा एवं सहयोग को समाजशास्त्रीय भाषा में क्या कहा जाता है? सामाजिक प्रक्रिया। खेलकूद से संबंधित समाजशास्त्र की शाखा का नाम है खेल समाजशास्त्र। खेल मानसिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति संपूर्ण पर्यावरण के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से समन्वय स्थापित करता है। तो यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह है स्लावसन की। खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, तो यह परिभाषा किसकी है? स्टर्नन की। खेल किस प्रकार की क्रिया है? देखिए आनंददायक भी होती है, आत्म प्रेरित भी होती है और स्वाभाविक भी होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, उपयुक्त सभी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक खेल के विकास को प्रभावित करता है? तो देखिए बुद्धि को भी, यौन को भी और शारीरिक स्वास्थ्य को भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। खेल बच्चे के किस क्षेत्र में विकास से संबंधित होते हैं? देखिए संवेगात्मक में भी, मानसिक में भी और शारीरिक में भी। खेल किस प्रकार के राष्ट्रीय गुणों के विकास में सहायक होते हैं? देखिए दोस्ती, सच्चाई और ईमानदारी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। खेलों में अच्छा प्रदर्शन निर्भर करता है, देखिए दक्ष कला कौशल और गति में बढ़त और हर फन मोला शक्ति। ठीक है ना, तो उपयुक्त सभी सही आंसर है।
खेल राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से किन अवरोधों को तोड़ने में सहायक होता है? देखिए, जो भाषा की दीवारें होती हैं, जो जाति और धर्म की दीवारें और नस्ल की दीवारें, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो यह कथन किसका है? मैकाइवर पेज का। भाई बहन है, देखिए व्यक्ति तथा व्यक्ति के बीच संबंध। एक अच्छे समाज में तीनों ही बातें सही हैं कि विभिन्न समूहों में अच्छा सामंजस्य होता है, अनुशासन की भावना विकसित होती है और समतावादी प्रजाति का विकास होता है ना, तो तीनों ही कथन सत्य हैं। समाज का स्वरूप होता है, देखिए अमूर्त होता है ना, इनविजिबल होता है, ठीक है, सॉरी इंटेंजिबल, ठीक है, इनविजिबल होता है अदृश्य, और अमूर्त की होगी आपके इंटेंजिबल, ठीक है। खेल द्वारा विकास होता है, देखिए शारीरिक, जाति और धर्म की दीवारें और नस्ल की दीवारें, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। बालक को दंड की अपेक्षा खेल द्वारा नियंत्रित करना अधिक अच्छा है, तो यह कथन किसका है? यह कथन है प्लेटो का, ठीक है। खेल है, देखिए खेल क्या है? स्वैच्छिक व ऑल केंद्रित क्रिया। खेल का उद्देश्य है, देखिए तीनों ही उद्देश्य होते हैं, मानसिक स्वस्थता भी, शारीरिक स्वस्थता भी और मनोरंजन भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए 49, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का गुण नहीं है? देखिए संस्कृति जो है खिलाड़ियों के मध्य वैमनस्य उत्पन्न करना। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था है? परिवार। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता नहीं है? संस्कृति हस्तांतरित नहीं की जा सकती, ठीक है। चलिए 52, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीयकरण में बाधक है? संप्रदायवाद। खेल राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में सहायक होते हैं, क्यों? क्योंकि खेल राष्ट्रीयता की भावना जागृत करते हैं, खेल राष्ट्रीय एकता की समझ पैदा करते हैं और खेल दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय एकता के लिए खतरे हैं, देखिए जातिवाद, भाषावाद और प्रांतवाद, है ना, उपयुक्त सभी। खेल अंतरराष्ट्रीय एकीकरण में सहायक होता है। यूनानी खेल प्रिय थे, क्यों? क्योंकि युद्ध में लिप्त रहने के कारण उनका स्वस्थ रहना आवश्यक था। रोम में खेल खेलने का उद्देश्य था सैनिक। खेल युग में पुनर्जागरण का समय था 1400 ईस्वी से 1699 तक का। डेनिश राइफल क्लब की स्थापना हुई थी डेनमार्क में। 1951 में पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन हुआ नई दिल्ली में, ठीक है बच्चों। चलिए अब आपके ये यूनिट 3 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आगे क्वेश्चन और है मेरे पास, लेकिन वो थोड़ा सा वीडियो भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और थोड़ा सा जो PDF फाइल बनाई है वो अपलोड होने में भी बहुत टाइम लगता है ना, तो थोड़ा सा मैंने उसमें से 15-16 क्वेश्चन आपके हटा दिए और वो मैं आपको करा भी चुका हूँ, ठीक है बच्चों। तो सिलेबस है आपका इंट्रोडक्शन, आसन, जो लेइंग, सिटिंग और स्टैंडिंग प्राणायाम है, ठीक है। अब उससे रिलेटेड आपको पता है कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो आसन के जरूर आते हैं, ठीक है। चलिए, योग से एकात्मकता स्थापित की जाती है, किसकी? आत्मा और ब्रह्म दोनों की। योग के प्रणेता माने जाते हैं पतंजलि। चित्त की सभी वृत्तियों का सर्वदा विरोध करना ही योग है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है पतंजलि का। सांख्य दर्शन के तत्व कितने माने गए हैं? तो वो माने गए हैं जी 30। योग के कितने तत्व माने गए हैं? वो माने गए हैं जी 8। भारत में पहली बार कटे हुए कान को गर्दन या पास की जगह से खाल उपकाट कर ठीक करने की संभावना का प्रदर्शन किया, किसने? सुश्रुत ने। सुश्रुत के अनुसार शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। योग रहस्य के लेखक कौन थे? नाथ मुनि। व्यायाम प्रत्येक आयु के लिए है, देखिए वो होता है आपका अलग अलग यानी कि भिन्न। योगासन के उद्देश्य होते हैं, देखिए अवयव,
शुद्ध करना, योग को जड़ से समाप्त करना और चित्त की एकाग्रता, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। व्यायाम के लाभ हैं, देखिए रक्त प्रवाह की गति में वृद्धि और फुर्तीलापन भी और भूख लगना भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सूर्य नमस्कार के लाभ हैं? तीनों ही है, स्मरण शक्ति में वृद्धि, प्राण शक्ति में वृद्धि और वीर्य में वृद्धि। ऑप्शन डी करेक्ट उपयुक्त सभी। व्यायाम करना चाहिए प्रातः। योग का मुख्य उद्देश्य होता है मन पर नियंत्रण। कर्म करने का उद्देश्य होता है कर्म योग। शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त करने वाला योग है हठ योग। मन को स्वतंत्र करने वाला योग होता है मंत्र योग। आसन के लाभ हैं, देखिए तीनों ही लाभ हैं, नाड़ियों व हाथों की सफाई, शरीर ठोसाकार और मन की शक्ति, ठीक है ना, तो तीनों ही लाभ हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका कि योगासन के निर्देश हैं, देखिए तीनों ही होते हैं निर्देश, है ना, कि स्थान समतल और स्थान साफ और शोर रहित, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। प्राणायाम के नियम तीनों ही है कि सूर्योदय के समय करना चाहिए, एकांत स्थान होना चाहिए और पद्मासन की प्रक्रिया जो है वो सबसे बुद्ध है, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध की आपने प्रतिमा देखी या मूर्ति देखी या फोटो देखी कहीं, तो वो जो बैठे होते हैं वो भी पद्मासन के अवस्था में ही बैठे होते हैं। प्राणायाम के लाभ हैं, देखिए तीनों ही लाभ हैं, फेफड़े स्वस्थ और शक्तिशाली रहते हैं, मन स्थिर और एकाग्र होता है और रक्त संचार को नियमित करता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अपने प्रति किए गए शरीर व मानसिक नियम में क्या सन्निहित है? देखिए स्वच्छता। ध्यान की पराकाष्ठा किस में होती है? समाधि में। प्राणायाम शरीर के किस भाग की मांसपेशियों को चुस्त बनाता है? देखिए जिगर यानी कि यकृत और प्लीहा स्प्लीन और पेनक्रियाज, है ना, इसको हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, तो उपयुक्त सभी सही आंसर है। शरीर को विशेष मुद्रा में रखने की उस स्थिति को क्या कहते हैं जिससे शरीर का स्थायित्व एवं मन को ठहराव मिलता है? आसन। योगासन करने का आदर्श है ये ना, अन्य गलत है। आदर्श समय कौन सा है? प्रातःकाल। कौन सा कथन योगासन की उपयोगिता से संबंधित है? तो देखिए तीनों ही है कि योगासन शरीर को लचीला बनाता है, फेफड़ों का प्रसार बढ़ता है जिससे रक्त शुद्धि हो जाता है, और योगासन जो है वो कब्ज, गैस और डायबिटीज, मधुमेह को इंग्लिश में डायबिटीज या शुगर बोलते हैं, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर और शरीर दर्द आदि जो है वो ठीक होता है ना। ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। महात्मा बुद्ध को बहुता किस आसन में दर्शाया जाता है? ठीक है, तो वो दर्शाया जाता है पद्मासन। वज्रासन की उपयोगिता से संबंधित कथन है। देखिए पाचन में सहायक होता है वज्रासन और गैस की समस्या को दूर करता है, घुटनों, टांगों, पैरों, जांघों में दर्द में कमी करता है, ठीक है। उपयुक्त सभी सही आंसर है। कौन सा आसन ध्यान मुद्रा से संबंधित है? देखिए पद्मासन, वज्रासन और सुखासन, है ना, तीनों ही है। किस आसन की आकृति हल से मिलती जुलती है? हलासन। सर्प मुद्रा वाला कौन सा आसन होता है? भुजंगासन, ठीक है। संपूर्ण शरीर के लिए लाभासन आसन कौन सा है? सर्वांगासन, ठीक है। किस आसन को सभी आसनों की जननी माना जाता है? तो वो भी आपका सर्वांगासन ही होता है, ठीक है। धनुष, जो तीर कमान जैसी मुद्रा से संबंधित आसन होता है, तो वो है आपका धनुरासन। निम्न में से किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मोड़ की भांति होती है? तो मयूरासन। टीबी एवं दमा के मरीजों के लिए कौन सा आसन उपयोगी होता है? तो वो होता है आपका सर्वासन, ठीक है। मधुमेह के रोगियों के लिए कौन सा आसन जो है उपयोगी होता है? देखिए चक्रासन, हलासन, है ना, और मत्स्यासन, तो तीनों ही है सही आंसर उपयुक्त सभी। पुराने कब्ज के उपचार हेतु उपयोगी आसन है मयूरासन, हलासन और मत्स्यासन, है ना, उपयुक्त सभी सही आंसर है। मोटापा कम करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी होता है? तो देखिए धनुरासन और मयूरासन दोनों ही करेक्ट है ना, ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। हृदय रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक होता है? देखिए श्वासासन और सिद्धासन दोनों ही उपयोगी होते हैं। प्राणायाम का अर्थ है प्राणों पर काबू पाना, सांस पर नियंत्रण और सांस का नियमन करना, ठीक है, तो उपयुक्त सभी सही आंसर है। प्राणायाम शरीर के किस भाग की मांसपेशियों को चुस्त बनाता है? ठीक है, जिगर को भी, स्प्लीन को भी और पेनक्रियास को भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी।
प्राणायाम किन योगियों के लिए उपयोगी है? उच्च रक्तचाप वाले और निम्न रक्तचाप वाले, मतलब जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या लो रहता है, तो वो दोनों के लिए, ठीक है ना। योग का सामान्य अर्थ होता है जोड़। योग शब्द संस्कृत के निम्न धातु से बना होता है, तो होता है युज, ठीक है। प्राणायाम में सांस रोकने को क्या कहते हैं? कुंभक। योगासन निम्न के लिए, योग निम्न के लिए लाभप्रद है, मन। योग सूत्र के लेखक कौन है? पतंजलि। योग का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष। योग के आंतरिक सोपान होते हैं 8। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरंग योग है? धारणा। आसन से मन को मिलती है, देखिए स्थिरता और आर्द्रता दोनों मिलती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे सफल साधन माना गया है योग। योग के कितने तत्व माने गए हैं? 8। हठ योग में कौन सी प्रक्रिया मुख्य है? आसन। श्वास को अंदर की ओर रोकना है, कुंभक। पूर्ण श्वास को अंदर खींचना है, वो होता है पूरक। नियमानुसार श्वास छोड़ना कहलाता है पूरक। वाल्मीकि द्वारा लगाई गई समाधि थी वाल्मी समाधि। प्राणायाम है श्वसन क्रिया का नियंत्रण। आंतरिक और बाह्य शुद्धता ही है, ठीक है, शौच। तप का अर्थ है प्रकृति के विभिन्न रूपों के साथ तादात्म्य स्थापित करना, ठीक है। आसनों के अंत में कौन सा आसन किया जाता है? श्वासासन, ठीक है, श्वासन। चित्त को किसी स्थान पर केंद्रित करना कहलाता है धारणा। इंद्रियों पर नियंत्रण कहलाता है धारणा। प्राणायाम में सांस भार छोड़ने को क्या कहते हैं? रेचक। असंप्रज्ञात समाधि में, ठीक है, योगी को कोई ध्यान नहीं रहता। संप्रज्ञात समाधि में योगी की वृद्धि क्रियाशील रहती है। मन और चिंतन कहलाता है ध्यान। जब मन लक्षित वस्तु में लीन होकर अन्य को विस्मृत कर दे तो वह कहलाती है समाधि। चित्त की सभी वृत्तियों का सर्वथा विरोध करना ही योग है, कथन किसका है? पतंजलि का। श्रीमद् भगवत गीता में कर्मों की कुशलता को योग बताया, किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही योग है, यह कथन यह किस ग्रंथ में क्या गया है? तो ये कहा गया कठोपनिषद में। कुंभक की क्रिया में श्वास की स्थिति निम्न होती है, श्वास को रोका जाता है। योग के अंगों में प्राणायाम का निम्न क्रम है। चौथा, निम्न में से योग का अंग नहीं है, समय। चलिए बच्चों, ये थोड़ा सा एक्चुअली गलत पेज आ गया है आपका, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी यूनिट नंबर 4, ठीक है। फिजिकल फिटनेस, शारीरिक स्वस्थता है। और ये देखिए ये आपका सिलेबस दे रखा है, ठीक है ना। सिलेबस इसलिए दे दिया मैंने कि आप लोगों को सिलेबस का ही पता लगे कि आप जो स्टडी कर रहे हैं तो मेरा सिलेबस क्या है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, शारीरिक उपयुक्तता से तात्पर्य है। देखिए पूर्णतः स्वस्थ और कार्य विशेष को करने के समर्थ है और शारीरिक स्वास्थ्य है। शारीरिक उपयुक्तता से हमें ज्ञात होता है क्या? देखिए स्वास्थ्य की स्थिति और कार्य क्षमता और उपयुक्तता तथा निपुणता की उपस्थिति। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्न में से शारीरिक उपयुक्तता की विशेषता नहीं है क्या? कार्य को दुखी होकर करना। शारीरिक उपयुक्तता हमारी जैविक गतिशीलता की क्षमता जो कि क्रिया प्रणाली एवं चयापचय प्रणाली से बनती है, कथन है ब्रूकर बॉले का। शारीरिक उपयुक्तता के प्रमुख तत्व हैं, देखिए शारीरिक ढांचा, शारीरिक उपयुक्तता और मानसिक उपयुक्तता। तो ऑप्शन डी करेक्ट, उपयुक्त सभी।
शारीरिक उपयुक्तता को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। देखिए पर्यावरण, वंशानुक्रम और नियमित व्यायाम, है ना, तीनों ही सही हैं। किसी कार्य विशेष के दबाव होने के उपरांत भी पुनः संचार एवं श्वसन क्रिया के पुनः स्थापना की सामर्थ्य को शारीरिक उपयुक्तता कहा जाता है। किसने कहा है? एंडरसन ने। अत्यधिक टिश्युओं द्वारा बाधा डाले बिना गति की विस्तारित सीमा को हासिल करने की योग्यता कहलाती है लचीलापन। शारीरिक स्वस्थता के घटक हैं, तो देखिए ताकत भी, शक्ति भी और गति भी, है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। विस्फोटक क्रिया के समय मांसपेशी की ताकत अधिक सिकुड़ने की क्षमता कहलाती है, तो क्या कहलाती है वो? शक्ति। समय समय पर मांसपेशियों को अत्यधिक संकुचित करने की योग्यता कहलाती है सहनशीलता। कौन सा सहन शक्ति, एंड्योरेंस, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं, का प्रकार है? तो देखिए एरोबिक सहन शक्ति और अनएरोबिक सहन शक्ति, ये दोनों ही है, ठीक है ना। एरोबिक सहन शक्ति का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है आपका ऑक्सीजन के साथ। कौन सा एरोबिक व्यायाम का प्रकार नहीं है? भारोत्तोलन, है ना, वेट लिफ्टिंग कहते हैं इंग्लिश में। अनएरोबिक सहन शक्ति का अर्थ है वो होता है ऑक्सीजन के बिना। विस्फोटक ताकत का विकास होता है पॉलीमेरिक अभ्यास से, ठीक है। कौन सा ताकत या बल का प्रकार है? तो देखिए अधिकतम ताकत, विस्फोटक ताकत और ताकत सहन शक्ति, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कौन सा लचीलेपन से जुड़ा हुआ व्यायाम है? तो देखिए स्टैटिक स्ट्रेचिंग और बैलिस्टिक और एसिस्टेड स्ट्रेचिंग, ठीक है, उपयुक्त सभी सही आंसर है। शारीरिक स्वस्थता शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित करती है, बिल्कुल सत्य है। कौन सा स्फूर्ति को प्रभावित करने वाला तत्व है? देखिए मौसम, थकावट और स्वास्थ्य का स्तर, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कौन सा शारीरिक स्वस्थता को प्रभावित करने वाला कारक है? आयु, शारीरिक बनावट और लिंग, ठीक है, तीनों। शारीरिक निर्देशन में कौन सा तत्व निहित है? देखिए शारीरिक निपुणता, शारीरिक प्रयास और आंतरिक एवं बाह्य कारकों के मिश्रण द्वारा अभिप्रेरित सहभागिता, है ना, तीनों ही है इसमें। कौन सा शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? देखिए अभिरुचियां, अभिप्रेरणा और संकल्प, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अभिप्रेरक है? देखिए भूख, प्यास और नींद, ठीक है, ये नेचर की देन है, सभी पर्सन के साथ भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है और नींद भी आती है, ठीक है, तो उपयुक्त सभी सही आंसर है। अधिगम किस शारीरिक कारक द्वारा प्रभावित होता है? देखिए स्नायु संस्थान, अंतःस्रावी ग्रंथियां और रोग एवं थकान, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ है, देखिए दबाव डालना, गति देना और उत्तेजना पैदा करना, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। किसने कहा कि अधिगम व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है? गिलफोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा साधन शारीरिक प्रदर्शन बढ़ाने से संबंधित है? देखिए जॉगिंग भी, तालबद्ध व्यायाम भी और साइकिलिंग भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। मनोवैज्ञानिक कारक शारीरिक स्वस्थता को प्रभावित करते हैं, सत्य। अच्छे प्रदर्शन हेतु चिंता का स्तर कितना होना चाहिए? मध्यम। शारीरिक उपयुक्तता की सीमा निर्धारित होती है व्यक्ति के, देखिए शारीरिक और आयु और लिंग, है ना, तीनों सही आंसर है इसके। आंतरिक शारीरिक ढांचे की उपयुक्तता किसके सही क्रियाकलाप से संबंधित है? देखिए श्वसन क्रिया और संचरण क्रिया और चयापचय क्रिया, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। प्रतियोगिता में अपनी सामर्थ्य सिद्ध करने के लिए आवश्यक है अनुकूल शारीरिक ढांचा। निम्न में से कौन हमारी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता में वृद्धि नहीं करता है? देखिए शराब है वो,
शारीरिक असंतुलन की स्थिति है। देखिए, रोग, वजन कम होना और जल्दी थकान होना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। मानसिक एवं शारीरिक तनाव को दूर किया जा सकता है। देखिए, उचित निद्रा द्वारा भी, उचित व्यायाम द्वारा भी और विश्राम द्वारा भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। WHO किस विषय से संबंधित है? स्वास्थ्य। WHO निम्न में से किस स्तर की संस्था है? ठीक है, वर्ल्ड लेवल की है ना, तो विश्व। स्वास्थ्य का अर्थ संबंधित है। देखिए, ताकत से, फुर्ती से और लचीलेपन से है। ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। किसने कहा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है? देखिए, ये उस समय मैंने बोला था आपसे थोड़ी देर पहले, अरस्तु। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, इसलिए मैंने सॉरी बोला था आपसे, लेकिन बिल्कुल सही आंसर है कि अरस्तु ने ही कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। किसने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति की स्थिति है, स्वस्थ व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें शरीर और मन, ठीक है, सामान्य तथा सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं, वो है ट्रेवर। निम्न में से स्वास्थ्य का आयाम नहीं है? आर्थिक आयाम। स्वास्थ्य का संबंध निम्न में से नहीं है? समय। स्वस्थता के शारीरिक आयाम का संबंध किससे है? मांसपेशी शक्ति। स्वास्थ्य के मानसिक स्वस्थता के शारीरिक आयाम का संबंध निम्न से है? मांसपेशी शक्ति। स्वास्थ्य के मानसिक आयाम का संबंध है त्वरित निर्णय क्षमता। ठीक है। स्वस्थता के लिए निम्न प्रकार का आहार लेना जरूरी होता है। संतुलित भोजन। शारीरिक स्वस्थता के घटक नहीं माना जाता है अधिक ऊंचाई। ठीक है। शारीरिक स्वस्थता के घटक लचीलेपन को विकसित करने के लिए प्रभावकारी हैं, तो वो है खिंचाव वाले व्यायाम। भुजाओं की मांसपेशी शक्ति के लिए आवश्यक व्यायाम है पुशअप्स। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में प्रथम बार कहाँ अपनाया गया? फ्रांस में। शारीरिक संतुलन विकास के लिए अधिक उपयोगी व्यायाम है जिम्नास्टिक। मधुमेह के रोगी को निम्न व्यवसाय ज़्यादा लाभकारी है, निम्न व्यायाम ज़्यादा लाभकारी है। पैदल चलना। अधिक समय तक श्रम की क्रिया कहलाती है सहन शक्ति। सर्किट ट्रेनिंग निम्न का विकास करती है। देखिए, फुर्ती, सहन शक्ति और लचीलापन है ना, तीनों का। शारीरिक ढांचीय संरचना निम्न से प्रभावित होती है वंशानुक्रम। शरीर माघम खुल धर्म साधनम। उक्त किस और इंगित करती है? उक्ति किस और इंगित करती है? तो ये करती है शारीरिक महत्ता की ओर। शारीरिक स्वस्थता का लक्षण निम्न में से है। देखिए, वो है आपका आनुपातिक वजन। हमारे शरीर की हाइट के हिसाब से हमारा वजन होना चाहिए। ठीक है ना। स्टेप्स व्यायाम के द्वारा निम्न अंग की मांसपेशी मजबूत होती है। किसकी? पेट की। शारीरिक स्वस्थता निम्न में से किसके लिए आवश्यक है? वयस्क, बच्चे और वृद्ध, तीनों के लिए। निम्न में से किसमें ज्यादा कार्य करने की क्षमता अधिक होती है? वयस्क में। स्वस्थ व्यक्ति की निम्न पहचान है आनुपातिक कदकाठी। मनुष्य की हृदय संवहन क्षमता कहलाती है हृदय द्वारा अधिक रक्त प्रवाह। शरीर के अवयवों की क्रियाओं में तीव्रता को कहते हैं गति। शारीरिक जोड़ों को गति से हिलाने के लिए की क्षमता कहलाती है लचीलापन। स्वस्थता के लिए राष्ट्र का जिम्मेदार विभाग है स्वास्थ्य मंत्रालय। मनुष्य की स्वस्थता के लिए आवश्यक है, देखिए, शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता और सामाजिक स्वस्थता, है ना। उपयुक्त सभी सही आंसर है। भुजाओं को विकसित करने के लिए निम्न में से प्रभावकारी व्यायाम है डंबल व्यायाम। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट यूनिट आपकी जो आ गई फर्स्ट एड की। ठीक है ना, ये आपका सिलेबस है। देखिए, मैं फॉन्ट साइज कम कर रहा हूं, आप देख लीजिए कि ये सिलेबस आपका क्या है। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन है मेरे पास काफ़ी सारे, बट मैंने थोड़े से वो क्वेश्चन हटा दिए क्योंकि एक तो आ भी चुके हैं, कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ। दूसरा, थोड़ा सा वीडियो और बहुत ज़्यादा
लंबी हो जाती है। अब तक की तकरीबन 50 मिनट की वीडियो हो चुकी है ना। थोड़ा सा गले में भी दर्द होने लगता है, आप जानते ही हो। 50 मिनट हो गए, अभी 10-12 मिनट की कम से कम और वीडियो होगी, तो गले में भी दर्द हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो यूनिट 5 है आपकी फर्स्ट एड की। फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? इंग्लैंड में। प्राथमिक सहायता चिकित्सा का रूप होता है अस्थायी। एक प्राथमिक सहायक को होना चाहिए, देखिए, आत्मविश्वासी, शांत स्वभाव और सजग, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। प्राथमिक सहायता का कौन सा सिद्धांत नहीं है? एक्सरे करना। प्राथमिक उपचार के प्रकार हैं, देखिए, स्वयं सहायता और प्राथमिक सहायता दोनों। प्राथमिक सहायक के लिए कौन सा गुण अनिवार्य है? देखिए, शांति, व्यवहार में कुशलता एवं नम्रता और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, है ना। उपयुक्त सभी सही आंसर है। दुर्घटना के बाद समुचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने से पूर्व किए गए उपचार को क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपचार। ठीक है। फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस सन में हुआ? 1879 में। फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा। निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का उद्देश्य है? देखिए, ये जो दे रखे हैं कि हालात को गंभीर होने से रोकना और स्वास्थ्य लाभ में सहायता करना, है ना, इनमें से कोई भी नहीं है। प्राथमिक उपचार बॉक्स में क्या होना जरूरी है? देखिए, विभिन्न आकार की पट्टियां, डेटोल या स्प्रिट और खपची, है ना, ये तीनों होने चाहिए। प्राथमिक उपचार बॉक्स में आवश्यक रूप से कहाँ रखना चाहिए? तो वो रखना चाहिए उपयुक्त सभी स्थानों में, मतलब खेल के मैदानों में भी, बसों में भी और फैक्ट्रियों में भी। अस्थि भंग के प्रकार होते हैं 6। खेल में चोट आने का क्या कारण होता है? देखिए, दोनों ही होते हैं ना। खिलाड़ी का कमजोर शारीरिक स्वास्थ्य और खेल में भाग लेने हेतु मानसिक रूप से कमजोर तैयारी, तो दोनों ही सही आंसर है। ठीक है। अस्थि भंग की स्थिति में प्राथमिक सहायक को करना चाहिए, क्षतिग्रस्त भाग को अनावश्यक ढंग से हिलने ना दें, टूटे हुए भाग को साथ कर सहारा दें और पट्टियों तथा चपटियों की सहायता लेना, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, उपयुक्त सभी। आंखों में रासायनिक बर्न की स्थिति में प्राथमिक उपचार है आंखों को ताजे पानी से धोना, आंखों को खुली रखना और आंख ना मलने देना। हड्डी वाले हिस्से के प्राथमिक उपचार में ध्यान देने योग्य बात है क्या? कि फ्रैक्चर वाले हिस्से पर पट्टी बांधनी चाहिए। फ्रैक्चर में सहायता हेतु प्रयोग की जाने वाली खपच्ची किसकी बनी होनी चाहिए? देखिए, लकड़ी के फट्टे की या धातु की या गत्ते की, है ना, उपयुक्त में से कोई भी। यदि किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया हो तो उसको प्राथमिक उपचार क्या कराना चाहिए? देखो, यदि मरीज बेहोश नहीं है तो उसे उल्टी करवाने की कोशिश करना। ठीक है। सख्त फ्लैट बेड पर बिना तकिए के उल्टा लिटाकर सिर को एक और करना, है ना। इनमें से कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से पट्टियों का कौन सा उपयोग उचित नहीं है? सांस रोकना। अधिक लहू बहने की स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, रोगी को शीघ्र अस्पताल पहुंचाएं, रोगी को सिर ऊंचा करते हुए लेटा दें और रोगी को कोई पेय ना दें, है ना। तो सभी उपाय ठीक है। मोच आने पर क्या नहीं करना चाहिए? देखो, अंग को मलें। ठीक है। पट्टी होनी चाहिए, वो सूती कपड़े की होनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, साफ रुई, थर्मामीटर और बर्नोल, है ना, तीनों ही सही हैं। खेल में लगी चोट में सूजन को कम करने के लिए किए गए उपचार की संतुति की गई है। कॉन्ट्रास्ट बात। एक खिलाड़ी को मिचलाहट होने की स्थिति में क्या सलाह दी जाती है? बैठने की। मोच आने का कारण है, देखिए, खींचना या लिगामेंट्स के जोड़ों का फटना। खेल संबंधी घावों का रिहेबिलिटेशन किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? करेक्टिव एक्सरसाइज द्वारा। फुटबॉल में सामान्य चोट क्या होती है? वो होती है घुटने की चोट। मानसिक दबाव की दशा खिलाड़ी के लिए क्या होती है? वो अहितकर होती है। ठीक है। नी यानी कि घुटना। कार्टिलेज, ये चार्ट लिखा है बच्चों, ये चोट होता है ना, मिसप्रिंट है। सामान्यतः किसके साथ
जुड़ी होती है, तो वो होती है फुटबॉल के साथ। लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम पद्धति क्या है? स्लो स्ट्रेचिंग तथा होल्डिंग पद्धति। शारीरिक सहन शक्ति सबसे बेहतर विकसित होती है सर्किट प्रशिक्षण द्वारा। क्रीड़ा संबंधी चोट को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? समाज। नाक से खून बहने की अवस्था में एक खिलाड़ी को क्या सलाह दी जानी चाहिए? लेटने की। डोपिंग प्रशिक्षण किसके द्वारा किया जाता है? रक्त और मूत्र दोनों के द्वारा कर सकते हैं। एड़ी में मोच के तुरंत लक्षण इससे परिलक्षित होते हैं। ओडेमा। खेलों में चोट की खोज, निदान एवं संस्थापन का अध्ययन किसमें किया जाता है? स्पोर्ट्स मेडिसिन में। हड्डियों के कुछ हिस्से में ब्रेक आने की अवस्था को क्या कहते हैं? क्रीनस्टिक फ्रैक्चर। प्राथमिक सहायता का अर्थ निम्न है, क्या है? कि चोट के बाद तथा चिकित्सक तक पहुंचने के लिए पहले किए जाने वाली चिकित्सा। ठीक है। प्राथमिक उपचार का एक प्रकार निम्न में से कौन सा है? प्राथमिक सहायता। बिजली का झटका लगने पर उपचार करना चाहिए। रोगी को कंबल में लपेटें तथा मुंह पर ठंडे पानी के छींटें। सर्प के काटने पर कटे हुए स्थान पर लगाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। प्याज का रस या कच्चे आम का पत्ता दिया जाता है, ठीक है, लू लगने पर। अच्छा, नाक के रक्त बहने की दिशा में रोगी को थोड़ी सी बर्फ चूसने के लिए दें, ठीक है। शिरा से रक्त स्राव होने की स्थिति में रक्त थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल से निकलता है। त्वचा के जल जाने पर जले भाग पर बरनौल या गोले का तेल मल देना चाहिए। रगड़ के लक्षण है, देखिए तीनों: त्वचा का छिल जाना, जलन के साथ पीला होना और क्षतिग्रस्त स्थान पर रक्तस्राव होना। निम्न में से कौन सी त्वचा की चोट है? रगड़। सामान्य रूप में मोच की चोट कहाँ आती है? कोहनी तथा टखने दोनों पर। किस खेल में गुम चोट लगने की संभावना अधिक रहती है? देखिए, मुक्केबाजी में भी, कबड्डी में भी और कुश्ती में भी, है ना, तीनों में। विद्यालय में आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर तुरंत प्राथमिक उपचार करना चाहिए। इसमें से कौन सी विधि कृत्रिम श्वास देने की नहीं है? देखिए, पंपिंग विधि। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने आपको 5 यूनिट करा दी हैं। लगभग 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है ना, 57 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो हो चुकी है। मैंने आपकी 5 यूनिट करा दी हैं। अलग अलग वीडियो को अपलोड करने में, टाइम करने में मैंने सोचा कि 5 कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे देता हूं। और तकरीबन जो है लगभग 350 से ज़्यादा MCQs मैंने दे दिए हैं। आपका सुबह एग्ज़ाम है 11 से 1 के बीच में, पेपर 2 घंटे का होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका सिलेबस कवर हो गया, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं जो है बीकॉम थर्ड ईयर, बीकॉम BSc और BA थर्ड ईयर का भी इसी तरीके से 5 यूनिट में लगभग 350 के आसपास MCQs दूंगा, ठीक है ना बच्चों। वीडियो पसंद आया और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी भी आपका कोई फ्रेंड सर्कल में रह गया हो तो आप उसको मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करने के लिए मैसेज भेज दें जितनी जल्दी से जल्दी हो, ताकि आप रात को अगर बैठते हैं पढ़ने के लिए और मॉर्निंग में बैठते हैं तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाएँ। इसी तरीके से मैं भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव, जनरल अवेयरनेस, है ना, और आपका जो है एनवायरमेंटल स्टडीज़, तो ये क्योंकि रेगुलर प्राइवेट दोनों में भी हैं, तीनों के तीनों पेपर, तो इनकी भी मैं स्टडी आपको कराऊंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।